जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व हृदय दिवस है और दिल जो है उसके लिए कहा जाता है कि दिल ही तो है। अगर दिल में कोई गड़बड़ होती है तो आप समझते हैं कि पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, आम आदमी भी ऐसा जानता है। लेकिन दिल का जो इम्पोर्टेंस है और दिल के साथ जो आने वाली दिक्कतें हैं, क्यों होती हैं, क्या रीज़न है और कैसे इनसे बचा जा सकता है? क्योंकि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से अगर देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा मौतें दिल की बीमारियों से होती हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और हमने इंडिया में भी देखा है कि भारत में भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो जवान थे, यंग थे, वो भी दिल की बीमारियों से अटैक कर गए। अभी हमने देखा है पिछले दिनों राजीव श्रीवास्तव 17 दिन के बाद वो भी एक्सपायर हो गए हैं, वो भी दिल की बीमारी से ही ग्रस्त हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक महामारी का रूप ले रही है। दिल की बीमारी एक महामारी का रूप ले रही है। आम बीमारियाँ जो हैं वो आम तौर से समझ में आ जाती हैं, लेकिन दिल की बीमारी को समझना इतना आसान नहीं होता है। अगर बुखार होता है तो आदमी अंदाज़ा लगा लेता है मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँ। लेकिन दिल की जो बीमारियाँ हैं उनका पता भी बहुत लेट लगता है, तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी होती हैं। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि आम आदमी उस पर जा सके, समझ सके, क्योंकि आपको पता ही है हमारी चिकित्सा सुविधाएँ किस तरह की हैं। तो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे बात करते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियो टीम हमारे साथ है और आइए इन सब से मिलते हैं। आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति जो वरिष्ठ और बहुत ही सीनियर कार्डियो हैं, मैक्स में हैं। मेरे साथ डॉक्टर योगेंद्र हैं, आपका बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। मेरे साथ डॉक्टर ए.के. सिंह हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि कुमार जी, ओके। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति आपसे शुरू करेंगे। दिल की जो बीमारियां हैं हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स दिल की बीमारियों के आ रहे होंगे। छोटे हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं। तो ये बीमारी जो बढ़ने की वजह क्या है? पहले होता था कि आमतौर से बहुत 100 लोगों में से, हज़ारों लोगों में से एक आदमी दिल का मरीज़ होता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं बीमारियाँ। सबसे बेसिक वजह क्या है इसकी? तो मैं कहूँगी कि सबसे बेसिक वजह शायद है शहरीकरण। आजकल हर मनुष्य अपने करियर को बनाने में लगा हुआ है और उस स्ट्रेस में हम भूल जाते हैं कि जो मेन कारण होते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल, पुअर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें जो हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं और इनके मैनेज ना होने की वजह से पेशेंट को हार्ट डिजीज़ होती हैं। अगर हम इनका टाइमली ट्रीटमेंट ना करें तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आर्टरीज में होता है जिसकी वजह से आर्टरीज चोक हो जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का टाइमली डायग्नोसिस करें, मैं कहूँगी कि एक स्क्रीनिंग जो कि एक सर्टेन एज यानी कि अगर हम 30 इयर्स पर अगर एक स्क्रीनिंग शुरू करें इन सब चीज़ों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए, और उसको टाइमली डिटेक्ट करें और उसके लिए काम करें, तो इससे हम बहुत सारी एडवर्स इवेंट्स को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक की रिस्क को कम कर सकते हैं। मैडम दूसरा सवाल ये है कि खान-पान की अगर हम बात करें तो खान-पान कितना महत्वपूर्ण है इस पूरी बीमारी में? कितना रोल उसका होता है? सो डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ जो भी हमारा डाइट जो नॉर्मल पहले एक वेजिटेरियन डाइट है, राइस एंड कर्ड एंड दाल, चपाती, दीज़ आर हेल्दी फूड जिसको कि हम कहते हैं, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आज के टाइम में हम देखते हैं कि इस सबसे हटके हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि इसमें हमारी सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमें परेशान कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, और प्रोसेस्ड फूड जो कि हम पिज्ज़ा, पास्ता, हमारे बच्चे भी आजकल हम देखते हैं दे आर मोर टूवर्ड्स बेकरी आइटम्स, दे आर मोर टूवर्ड्स दिस प्रोसेस्ड फूड। सो इसकी वजह से, डाइट की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बढ़ जाता है, शुगर हमारे को बढ़ जाती है, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं मोटापा, ये आज हम देखते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों में भी देखते हैं ओबेसिटी कितना कॉमन है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ एक्सरसाइज और डाइट में हम ये सारी चीजें ले रहे हैं जो कि हेल्दी डाइट नहीं है। तो इस सब से अगर हमें हटना चाहिए और हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना चाहिए। लुक व्हाट यू आर ईटिंग, यू शुड बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग। आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा कोलेस्ट्रॉल की है, कितना शुगर है, फैट है। इसके लिए अगर हम इसको ध्यान देना शुरू करें तो बहुत सारी चीजें हम अपने डाइट में परिवर्तन लाने से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर योगेंद्र मेरे साथ हैं। डॉक्टर योगेंद्र, क्या आपको लगता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ स्ट्रक्चर है, काफी मजबूत हुआ है?
लेकिन उसके बाद भी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। WHO का डाटा मैंने बताया कि 2 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लोग इससे ग्रस्त हैं और इससे डेथ होती है। तो क्या कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान देकर इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बोला कि बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो कहीं न कहीं इंडिया एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ में है, जहाँ पर जो इन्फेक्शन की बीमारियाँ हैं, वो कम हो रही हैं और जो लाइफ़स्टाइल की बीमारियाँ हैं, जिसमें कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी हैं, ये बढ़ेंगी, ये स्वाभाविक है। ये हर देश के इतिहास में होता है, शायद 1920-30 में जो अमेरिका की परिस्थिति थी, आज भारत उस परिस्थिति से गुज़र रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शायद उस समय उनके पास उन्होंने इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए चीज़ों को ईजाद किया, बट आज की तारीख में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो मतलब कोई डिवाइसेज़ हों, मतलब इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, अगर हम अपने देश की बात करें, तो कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के मुकाबले तो बहुत इम्प्रूव किया है, काफ़ी बेहतरी आई है उसमें, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो कंसंट्रेटेड है सिर्फ़ बड़े शहरों में। और अभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो छोटे शहरों में या गाँव में रहती है, कहीं न कहीं वो इन सुविधाओं से या इन चीज़ों से कहीं न कहीं वंचित है। और जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कई बार इस तरह की इमरजेंसीज़ होती हैं कि आपको बहुत जल्दी डायग्नोसिस या इलाज की ज़रूरत होती है। जैसे अगर देखें एक बेसिक सुविधा जैसे ईसीजी की सुविधा, तो बहुत सारे हो सकता है पीएचसी या सीएचसी पे ईसीजी की सुविधा ना हो। तो अगर किसी को सीने में दर्द हुआ और अगर उसका ईसीजी ही ना हो पाए, तो हार्ट अटैक की डायग्नोसिस ही नहीं बन सकती। तो सारा ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार की ज़रूरत है। सिर्फ़ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे शहरों और गाँव में भी एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इनिशियल डायग्नोसिस की चीज़ें हैं, उनकी भी बहुत कहीं न कहीं आवश्यकता है, जिसमें कि ईसीजी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है। डॉक्टर योगेंद्र कह रहे हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज जो है उन्हें डिसेंट्रलाइज करना होगा, गाँव-गाँव तक पहुँचाना होगा। लेकिन डॉक्टर योगेंद्र एक सवाल ये भी है कि ये बीमारी जो है वो इसकी पहचान तब होती है जब हम लोग ये बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। जैसे और मैंने बताया कि कॉमन बीमारी है तो उनके जैसे एलर्जी, बुखार आदमी कॉमन आदमी भी समझ जाता है। लेकिन हार्ट जो पेशेंट है वो बड़ी जाँच के बाद पता लगता है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि कॉमन आदमी, कॉमन मैन भी समझ सके कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ? देखिए, जहाँ तक हार्ट की बीमारी का सवाल है, ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है हार्ट की बीमारी। हार्ट की बीमारी एक ऑल एंड नन फिनोमेना जैसी नहीं होती है। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिस्क फैक्टर बेस्ड है। सो जिन लोगों को हार्ट की बीमारी होने के रिस्क फैक्टर हैं, उनको उस बीमारी को, उस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके ही रोकना पड़ेगा। उसको एक तरीके से ये कह सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन या प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन भी कई बार ये बोलते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर हैं वो सबको जानने होंगे। जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं वो जैसे आपको डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आप स्मोक करते हैं। सो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति ये करते हैं, वो हार्ट की बीमारी के खतरे के दायरे में हैं। सो उनको अपनी इन चीज़ों को या तो बंद करना है, जैसे अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोकिंग बंद करनी है, तभी आप हार्ट के खतरे से बच सकते हैं। अब अगर आप उस दिन का वेट करेंगे कि जब मुझको कोई प्रॉब्लम होगी मैं तब बंद करूँगा, तो कहीं न कहीं उसमें बहुत देरी हो जाती है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर आप उसको शुरू से ही जब भी आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर पता लगे, आप उसको नियमित कंट्रोल रखें, रेगुलर इलाज करें, दवाइयाँ खाएँ, सो हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम रहेगी या हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है ना हो। लेकिन अगर आप उसको उस पॉइंट तक ले जाएँगे कि नहीं जब कुछ होगा मैं तब उसका इलाज शुरू करूँगा, तो कहीं न कहीं इसमें देरी हो जाती है। बिल्कुल, डॉक्टर योगेंद्र कह रहे थे कि आपको इंतज़ार नहीं करना है बीमार होने का, आपको प्रिकॉशंस पहले दिन से लेने हैं, आपको वेट नहीं करना है कि मैं बीमार होऊँगा तभी इलाज कराऊँगा। पहले छोटे-छोटे लक्षण डॉक्टर योगेंद्र ने बताए हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा और तब जाके कहीं बचा जा सकता है। डॉक्टर रवि, जैसे डॉक्टर प्रीति ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल जो मुख्य कारण है डिजीज होने का हार्ट से रिलेटेड, तो बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये कौन कैसे होते हैं और लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और कई लोगों को पता नहीं रहता है, तो किस तरह के कोलेस्ट्रॉल होता है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल देखा जाता है वो कई मात्राओं में नापा जाता है। एचडीएल हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल टोटल हो गया, वीएलडीएल हो गया, तो ये कई तरह के, ट्राइग्लिसराइड हो गया। तो इसमें कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, जो एचडीएल होता है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज है जो कि आम आदमी जो है नहीं समझ सकता। उसके लिए है कि उसको एक है ना लिपिड प्रोफाइल करानी होती है, जो कि अपने फिजिशियन को दिखानी होती है। उसके बेसिस पे फिजिशियन देखता है कि हाँ ये कंट्रोल में है या नहीं।
अगर कंट्रोल में नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि प्रेस्क्राइब करी जा सकती है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिम्टम्स क्या होते हैं कोई भी हार्ट डिजीज के, क्योंकि कई बार लोग होते हैं कि दिखाते नहीं या फिर डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, तो क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? देखिए, हार्ट डिजीज़ को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम मेनली 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ जिसको हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, यानी हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, और एक हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि हार्ट की नस में प्रॉब्लम। हार्ट की नस के प्रॉब्लम के जो मूल सिम्पटम होता है वो तो चेस्ट में पेन होना, या तो किसी का चलने फिरने पे हो सकता है। अगर चलने फिरने पे हो रहा है तो इसका मतलब है कि हार्ट में जो खून की मात्रा पूरी तरह से नहीं जा पा रही। तो ये एक सिम्पटम है कि इसका मतलब है कि हमें अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें पहले पता चल सकता है कि हार्ट अटैक आने से पहले, ये आने से पहले का सिम्पटम है एक तरीके से। अब वैल्वुलर हार्ट का कह रहे हैं कि भाई हार्ट के वेल में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका अगर हम देखें तो सबसे पहले एक सिम्पटम आता है कि भाई सांस का फूलना। अगर हम जैसे छोटा मोटा काम करते हैं या फिर हम पहले हम समझ लिए 1 किलोमीटर दौड़ लेते थे, लेकिन अब हम जो है 500 मीटर चलने पे भी हमारी सांस फूल रही है। इसका मतलब है कि आपके दिल में वेल्व की कोई बीमारी हो सकती है या फिर फेफड़े की भी बीमारी हो सकती है, लेकिन दोनों को देखने के लिए कि किसकी वजह से है सांस फूलना, इसके लिए आपको जो एक हार्ट चिकित्सक पे जाना जरूरी है। डॉक्टर रवि, लाइफ स्टाइल का कितना रोल होता है इन चीज़ों में? हार्ट की जो बीमारियां हैं उनके आजकल लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब रहते हैं, ये तो आपको भी पता है, तो इसका कितना रोल होता है हार्ट डिजीज के लिए? देखिए, लाइफ स्टाइल का तो काफ़ी रोल है। आजकल क्या है, आजकल की लाइफ स्टाइल थोड़ी भागा दौड़े की ज़्यादा हो गई है। हर इंसान के ऊपर स्ट्रेस है, एक एक मेंबर है। अब काफ़ी लोगों को घर के घरेलू प्रॉब्लम भी होती है, और फिर खान पान भी नियमित नहीं रह पाता। जब मिला तब खा लिया, जो मिला वो खा लिया, ठीक है। फ्रूट्स, जैसे कि मैडम ने बताया कि फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारी खाने की मात्रा में वो बहुत कम होते जा रहे हैं। अब क्या है कि भाई चलते हुए भूख लगी तो बर्गर पकड़ लिया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा मिला, पिज़्ज़ा खा लिया। तो ये सारे जो हमारे खाने पीने की, जो खास तौर पे सर ने बताया, जैसे डॉक्टर योगेंद्र ने, कि स्मोकिंग एक्चुअली क्या है, एक लत लगती है स्ट्रेस से। शुरुआत तो आदमी स्ट्रेस से करता है कि भाई मुझे स्ट्रेस है, मैं इसलिए सिगरेट पी रहा हूँ, लेकिन क्या है, वो धीरे धीरे वो आदत में शुमार हो जाती है, वो आदत बन जाती है, और जब वो आदत बन जाती है तो वो बिना स्ट्रेस के भी पीता है, और वो सारी जो है जाके आपके हार्ट की जो बीमारी जो होती है उसका कारण बनती है आगे। जी, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कोई अगर बेसिक एक चीज बतानी हो जिससे आदमी हार्ट की बीमारी से बच सके, जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो सिर्फ एक बेसिक जो चीज है वो क्या बता सकते हैं? सिर्फ सबसे पहले एक बेसिक चीज है अपना नियम, डिसिप्लिन, यानी लाइफ स्टाइल का डिसिप्लिन आना जरूरी है। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, और नियमित व्यायाम, और सही खाना खाना। मेरा आपसे ये सवाल है, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल जिम जाते हैं कई लोग, उनकी डाइट भी अच्छी होती है, हर कुछ सब कुछ सही होता है, लेकिन उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमने कई देखा है, कई एक्टर्स उनकी मौत हो जाती है जिम में वर्कआउट करने के दौरान। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि जो डाइट और एक्सरसाइज की जो बात है, उसमें उस तरह की एक्सरसाइज इन्वॉल्व है जिनको कि हम कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं। मेजॉरिटी जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, जो लोग जिम जाते हैं, वो कार्डियो एक्सरसाइज करने जिम नहीं जाते हैं। वो मतलब अपने हृदय या अपने शरीर की सेहत के लिए जिम नहीं जाते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हैं। और बॉडी बिल्डिंग के लिए जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं उसको एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, मतलब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल बनाते हैं। सो जो उस तरह की एक्सरसाइज होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका नेगेटिव इफेक्ट होता है वो होता है आपका ब्लड प्रेशर सडनली राइज हो। सो मेजॉरिटी इस तरीके की जो डेथ्स हुई हैं उनमें मेजर कारण ये होता है कि वो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी एक्यूटली बढ़ता है। मतलब उस एक्सरसाइज करते समय भी कई बार आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए ये लोग जो नेचुरल फूड होता है वो नहीं लेते हैं, ये बहुत सारी प्रोटीन्स का सेवन करते हैं, और वो प्रोटीन्स कई बार इस तरीके के लोग मसल बिल्डअप के लिए ना बहुत सारी ड्रग्स भी लेते हैं जो कि हार्ट के लिए नुकसानदायक होती है।
तो ये जो ये इसके पैराफ्रेनेलियाज हैं इस एक्सरसाइज के पीछे, वो इस सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ वेट लिफ्टिंग करने से और बहुत अच्छी बॉडी बनाने से आप हार्ट की प्रॉब्लम से बचेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सही एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखना है कि आपने क्या खाना है। अगर हम बॉडी बिल्डिंग के पीछे पड़ेंगे, ड्रग्स लेंगे ताकि मेरी मसल अच्छी हो, सिक्स पैक्स बने, मैं प्रोटीन का सेवन करूंगा, आर्टिफिशियल प्रोटीन का, ताकि मेरे सिक्स पैक्स बने, तो वो सब आपकी सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब उनकी वजह से होता है। सर, जैसे हार्ट डिजीज से बचना है तो आप योगा को कितना इम्पोर्टेंस? देखिए, योगा के दो कंपोनेंट हैं। एक होता है आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, जिसको कि हम प्राणायाम बोलते हैं। दूसरा होता है आसन, जो आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए है। तो जहाँ तक जो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, हम आयुर्वेद में वही चीज को आसन बोलते हैं। तो आप अगर आसन करें या रेगुलर एक्सरसाइज करें, दोनों का मतलब करीब करीब सेम है। तो अगर कोई आदमी प्राणायाम करता है या आसन करता है, वो भी हार्ट की सेहत के लिए ठीक है। देखिए, मेजर फर्क जो एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज में ये होता है कि जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है उसमें मेजर बॉडी मास आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो एनारोबिक एक्सरसाइज होती है उसमें क्या होता है, ओनली लिमिटेड बॉडी मास इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये बेसिक फर्क होता है। तो जब भी आप आसन करते हैं तो मेजोरिटी आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है उस आसन को करने में। ठीक है, तो इसलिए वो करीब करीब ऑलमोस्ट उतना ही बेनिफिशियल रहता है जितना एक रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल हो। डॉक्टर प्रीति, कई सारी चीजें डिस्कस हो गई, लेकिन दो चीजें हैं जिन पर हम ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खान पान भी, लाइफ स्टाइल भी, ये भी जरूरी है। लेकिन क्या हार्ट डिजीज जेनेटिक भी हो सकती है? अगर किसी की फैमिली में पहले से हार्ट पेशेंट है, क्या जेनेटिक कोई बीमारी है? बिल्कुल। हम जो भी पेशेंट जिनकी फैमिली में किसी भी फैमिली मेंबर को 55 ईयर्स से पहले हार्ट डिजीज होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं या स्टेंटिंग होता है, उन लोगों को हम मानते हैं कि उन फैमिली में उनके जो बच्चे होते हैं उनमें हार्ट डिजीज होने की संभावना अर्ली एजेस पे ज़्यादा होती है। तो जेनेटिक्स जो है, इट इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीजेस, जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छे लाइफस्टाइल से हम उसको डिले कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कई बार प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बट जेनेटिक्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स इनकी हिस्ट्री है, तो ऑब्वियसली आप प्रोन है इन सब चीज़ों को होने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीति, एक और कॉमन सा सवाल है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आम जो कम्युनिटी है, सोसाइटी में ये बात मशहूर है कि जो दिल की बीमारियां हैं उनका इलाज बड़ा महंगा होता है। तो इस पर भी थोड़ा सा अगर आप बताएं कुछ इस तरह की चीजें कि आम आदमी भी जो है वो इलाज करा सके, डरे नहीं। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि हृदय जो रोग हैं, जो कि बेसिकली हम हार्ट अटैक्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वैल्वुलर डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, सो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जिसका हम इलाज अगर हम बात करें, तो अगर हम डेफिनेट ट्रीटमेंट की बजाय अगर हम प्राइमरी और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की अगर हम बात करें यहाँ इस स्टेज पे, तो आई थिंक वो तो बहुत ही एक सस्ती चीज़ है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, लाइफस्टाइल, आई थिंक इसमें आप यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। आप अपना एक लाइफस्टाइल अच्छा रखिए और यू हैव टू ईट राइट, स्ट्रेस कम करिए लाइफ में, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, जब से ये हमने न्यूज़ में सुना है कि कई सेलिब्रिटीज की एक्सरसाइज के बाद डेथ हो गई, सो बहुत सारे पेशेंट्स को एक क्वेरी होती है, एंड द पेशेंट्स हु डोंट लाइक टू एक्सरसाइज, दे आर रियली हैप्पी अबाउट इट, कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो शायद हमें हार्ट अटैक नहीं होगा। बट यू हैव टू नो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर योगेंद्र ने, कि यू हैव टू नो दैट दीज इंसिडेंसेस, आई मस्ट टेल यू कि 90% of the people have heart attack when they are not exercising. So, and lack of physical activity is a very important risk factor for heart attack. So, ऐसा नहीं है कि आपको exercise नहीं करनी है, but you do it in moderation. And moderation means that you have to do 150 minutes moderate exercise in a week, or 30 minutes every day for 5 days of the week. So, or if you are doing vigorous, then 75 minutes per day. आपको इसके लिए कोई मैराथन नहीं करनी है, कोई जिम नहीं जाना है, विच इज कॉस्टली। आई वुड से यू जस्ट गो फॉर योर वॉक्स, यू कैन गो फॉर लाइट जॉगिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, अगर आपको कोई एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है तो यू शुड हैव, अगर आपको किसी विगरस एक्सरसाइज के लिए जाना है, यू शुड एटलीस्ट गो टू योर डॉक्टर, चेक योर ब्लड प्रेशर, चेक योर नंबर्स। जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम एक बहुत इंटेंस एक्सरसाइज रूटीन में जाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर से, शेयर स्ट्रेस से हमारी कोरोनरी आर्टरीज में डिसेक्शंस हो सकते हैं, प्लाक रप्चर्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, और अगर हम बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करें तो एरिथमियाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक होते हैं, या अरेस्ट हो सकते हैं, जिससे कि हमारी डेथ्स होती हैं। तो
do a moderate exercise, don't go for vigorous exercises or don't go for supplements. I would also say that these supplements, they are not good for you. So अगर हम एक्चुअल ट्रीटमेंट पे जाएंगे, उसके पहले का जो स्टेप है, हम सबको पहले उसको लेना है, उसको फॉलो करना है और इन डिजीजेस को प्रिवेंट करने का कोशिश करना है. बाकी अगर हमें बीमारी हो जाती है तो आई वुड से, जैसे हमें पता है आज के टाइम में हमारे कंट्री में इतनी चीजें, इतनी टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं दैट वी कैन ट्रीट मोस्ट ऑफ द डिजीजेस. सो हमें टाइमली डॉक्टर के पास जाना है और उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराना है. जब भी हम डिलेड ट्रीटमेंट कराते हैं, हार्ट अटैक में भी अगर हम डिलेड ट्रीटमेंट कराते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होता है, हमारे हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, उससे फर्दर हमें ट्रीटमेंट और हमारे पर एडिड एक्सपेंडिचर्स होते हैं. सो know your numbers, follow a lifestyle. If you have any problem, just don't hesitate, go to a doctor, tell your symptoms and get checked if you have a heart disease. अगर हम early treatment करेंगे तो I would say that would be less costly than having a disease in advanced stage and then getting a treatment. मैम, जैसे गांव में कोई गांव, वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, क्योंकि हम देश भर के लेके जाने वाले चैनल हैं और हम कॉमन मैन को लेके फोकस करना चाहते हैं. तो गांव में बाई दी जहाँ पर बहुत कम फैसिलिटीज हैं और किसी को हार्ट अटैक आता है, तो क्या कौन से, क्योंकि आपने बताया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो वो ले सकता है जब तक कि हार्ट सेंटर या किसी अच्छे हॉस्पिटल में है, उससे पहले कौन से ऐसे रूटीन्स हैं जो वो फॉलो करके जान बचाई जा सकती है? देखिए, अगर हार्ट अटैक है किसी पेशेंट को तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने डिस्कस किया, अर्ली डायग्नोसिस. जितनी जल्दी आप अपने सिम्टम्स को पहचानेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे और जितनी जल्दी हम एक ईसीजी करेंगे, उससे हम पता लगा पाएंगे कि अच्छा, इस पेशेंट को हार्ट अटैक है. अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक है और वहाँ प्राइमरीली थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, तो हम आजकल टेलीमेडिसिन के द्वारा भी, एम्स में भी टेलीमेडिसिन सेंटर चलाया जाता है, उसके द्वारा भी उसे डायग्नोज करके उसे वहीं ट्रीट कर सकते हैं एंड देन वी कैन शिफ्ट दैट पेशेंट इन एन एम्बुलेंस टू अ हायर सेंटर. सो इट इज अ स्पोक एंड व्हील मॉडल विच वी आर लुकिंग फॉर, कि प्राइमरी सेंटर पर ही हम उसे केयर दें, फिर हम उसे एडवांस अगर कोई ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए फिर हम उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें. सो इस तरह का एक सिम्टम, एक इस तरह का हमें सिस्टम डेवलप करना है पूरे इन विलेजेस को करके, क्योंकि एक पेशेंट जिसको हायर माउंटेन्स पे जिसको हार्ट अटैक होता है, उसको एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं यहाँ पहुंचने में. सो आइडिया इज दैट वी डेवलप दीज बेसिक फैसिलिटी, लाइक ईसीजी में हार्ट अटैक है, वहीं हमने ब्लड को डिसॉल्व करने का मेडिसिन दिया, उसके बाद उस पेशेंट को हमने शिफ्ट करके अगर कोई फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको किया. तो सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड से, आप अपने सिम्टम्स को पहचानिए, ये नहीं समझिए, क्योंकि कई बार बहुत ओवरलैप होता है. हम उसको एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को मोस्टली गैस समझते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिससे डिले हो जाता है डायग्नोसिस में और इस डिले की वजह से ही फिर कॉम्प्लिकेशंस आती है. जैसे कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि अगर एक पेशेंट को एक बार हार्ट अटैक आता है, दूसरी बार आता है, लेकिन तीसरी बार जब आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या ये इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर ये एक मिथ है? नहीं, ये मिथ नहीं है. अगर हमें जितनी बार हमारी हार्ट की आर्टरी बंद हुई है, उस हार्ट की आर्टरी बंद होने से क्या होता है, हार्ट अटैक इज बेसिकली आपके हार्ट मसल को जो आर्टरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचा रही है वो ब्लॉक हो गई, सो दैट मसल इज एक्चुअली बीइंग डैमेज. अगर इस पेशेंट को हमने 1 घंटे में आर्टरी खोल दिया तो मसल डैमेज मिनिमल होगा. अगर यही पेशेंट मेरे पास 10 घंटे या 12 घंटे में आएगा तो उतना हिस्सा हार्ट का डैमेज हो जाएगा. एक नॉर्मल हार्ट की पंपिंग जो होती है, जिसको हम इफेक्टिव पंपिंग कहते हैं, दैट इज 60%. अगर हमें हार्ट अटैक हुआ और हम लेट पहुंचे और हमारा 15% हार्ट का मसल डैमेज हो गया, नाउ इजेक्शन फ्रैक्शन इज 45%. अगर हमने दवाई छोड़ दिया, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि 1 साल तक दवाई खाते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि अब सब ठीक चल रहा है, तो पेशेंट्स को हम ये समझाते हैं कि जिन्हें एक बार हार्ट की दिक्कत हुई है, उन्हें दोबारा दिक्कत होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास वो रिस्क फैक्टर्स हैं. तो अगर हमने दवाई छोड़ दी, हमें दोबारा से हार्ट अटैक हुआ और फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो फिर उसमें हमारे हार्ट की पंपिंग और फर्दर कम हो गई. जब भी हमारे हार्ट की पंपिंग एक क्रूशियल नंबर लाइक 35%, 30% से कम होती है, इन पेशेंट्स को सडन कार्डियक डेथ का रिस्क होता है, जो कि एरिथमियाज की वजह से होता है. तो क्या मैम ये मान लिया जाए कि अगर एक बार हार्ट पेशेंट को बीमारी हुई है तो फिर वो जड़ से सही नहीं हो सकती? नहीं, जड़ से सही हो सकती है, बट आपको उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने पड़ेंगे. यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स. अगर आप स्मोकिंग करने लगे, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो इनिशियल 2-3 मंथ्स नहीं करते हैं, देन दे स्टार्ट स्मोकिंग अगेन, सो नाउ यू आर हैविंग अ रिस्क फैक्टर अगेन फॉर अनदर हार्ट अटैक. और आपको डॉक्टर साहब ने जो दवाइयां लिखते हैं, जो हम स्टैटिन्स देते हैं, एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, कुछ दवाइयां जो लिखते हैं, पेशेंट्स उनको हमें बिना बताए, बिना फॉलो अप के कई बार बंद कर देते हैं. तो अगर इफ यू स्टॉप दीज मेडिकेशंस, देन इंक्रीज ऑफ हार्ट अटैक, द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक अगेन इंक्रीजेस, so that puts you on increased risk.
अगर एक पेशेंट, हर पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसको लाइफ टाइम में दोबारा हार्ट अटैक होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करेंगे, देन यू आर अगेन एट रिस्क. You are harboring those factors only, and then they will trouble you again. So the idea is, once you are diagnosed with a heart attack or a heart disease, along with medications, you have to improve your lifestyle. That is going to give you long-term results. अर्बन एरियाज में पहले ज़्यादा अटैक्स होते थे, मतलब हार्ट अटैक्स होते थे और आते थे लोगों को और डिजीज़ ज़्यादा होती थी, लेकिन अब देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में जहाँ गांव तबके के लोग हैं वो भी बहुत बीमार रहते हैं हार्ट डिजीज़ से खासकर. तो क्या वजह हो सकती है इसकी? एक्चुअली जैसे पहले आपने ठीक बोला कि अर्बन एरियाज में, क्योंकि अर्बनाइजेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट प्रॉब्लम होने का. लेकिन अगर आप आजकल लाइफस्टाइल देखेंगे, गांव में भी लाइफस्टाइल शहरों जैसे ही होता जा रहा है. हम सब लोग या गांव के लोग भी जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा चलना, कसरत या व्यायाम करना और डाइट आप देखेंगे गांव में भी आजकल, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड है, हर जगह डाइट एक जैसी हो गई है. फास्ट फूड गांव में भी लोग खाना शुरू कर दिया है. तो ये सब मुख्य कारण है जिससे गांव में भी हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांसेस बढ़ गया है आजकल. सर क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके हार्ट डिजीज की जो चांसेस हैं उसे कम किए जा सकते हैं? जैसे अभी डॉक्टर प्रीति का भी मैं सुन रहा था, इन्होंने बताया गांव के लिए भी और शहरों के लिए भी रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बिल्कुल एक जैसा है. आपको अपनी डाइट में सॉल्ट का प्रयोग, फैटी चीज़ों का जैसे फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रयोग कम करना है, ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी है और फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाना है, जैसे सैलेड्स खाना है या होल व्हीट खाना है. ये सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे. और अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं ब्लड प्रेशर या शुगर, तो इनको नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाना है और लाइफस्टाइल के साथ साथ इनकी दवाइयाँ भी आपको टाइम से खानी है. डॉक्टर पुनीश, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या रीज़न है? नहीं, इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो हमारा लाइफस्टाइल. जितना हमें लाइफ को आराम देने की चीज़ें बनाते हैं, जैसे हमने अपना पहले क्या था, लग्जरी लाइफ, ये सब एक नेगेटिव भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है. हम कहीं भी जाते हैं, अब हमें क्या है, बाइक या कार चाहिए होती है. पहले क्या है कि हम 1-1, 2-2, 4-4 किलोमीटर पैदल भी चले जाते थे. अब हमें हर एक चीज़ के लिए, और अगर ज़्यादातर चीज़ें क्या है, हम बाहर कहीं जाना एंजॉयमेंट के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया है. हम मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं, टीवी पे इंटरनेट पूरा दिन देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब देखते रहते हैं. तो ये सब मुख्य कारण है जिसके कारण एडवांसमेंट तो हुई है, हेल्थ केयर में भी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई जी. लेकिन एक चीज़ और देखने में आती है कि जैसे जैसे जो लोग हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, डॉक्टर प्रीति ने बताया कि एक एज के बाद आपको प्रॉपर चेकअप करना चाहिए. लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी हमारे पास उतने सारे गांव तक उतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आम आदमी भी उनसे जुड़ सके? एक्चुअली हम ना फैसिलिटीज़ को उतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक दिनचर्या में जो बदलाव है वो एक जो गांव में भी कम्युनिटी सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो वर्कर है वो भी उनको बता सकता है. कम से कम हम इतना है, हम सोफिस्टिकेटेड टेस्ट नहीं कराएं, लेकिन उसको सॉल्ट का प्रयोग कम करना, फैटी चीज़ों का कम प्रयोग करना, और अपना जो डेली रूटीन का काम है वहाँ वो पैदल चल के जाए, मॉर्निंग कसरत कर सकता है. गाँव में तो और अच्छा एनवायरनमेंट होता है, वेदर होता है. तो ये सब चीज़ों को तो हमें कोई ना सोफिस्टिकेटेड हेल्थ सेंटर की भी ज़रूरत नहीं है. बेसिक वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के, वो लोग इन चीज़ों को बता सकते हैं कि कम से कम लाइफस्टाइल चेंजेस ले आए. और जिस तरह डॉक्टर प्रीति ने और डॉक्टर योगेंद्र ने बताया होगा कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें नियमित रूप से चेकअप कराना चाहिए, 40 साल के बाद, और लेडीज़ में थोड़ा सा देर, लेकिन हमें बेसिक ब्लड शुगर और किडनी फंक्शंस और लिपिड प्रोफाइल, ये सब टेस्ट 40-45 के बाद हर एक को एवरी ईयर जरूर कराना चाहिए. अगर सिर्फ 3 बड़े कारण जानने हो हार्ट डिजीज के, तो कौन से? सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल. इसमें आपका आ जाता है कसरत ना करना, अपना डाइटरी प्रॉब्लम्स जो बताई कि फैटी चीज़ें ज़्यादा खाना, सॉल्ट ज़्यादा खाना, और सबसे जो दूसरी चीज़ है, आपको जो अगर रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर, इनका आपको सही तरह से दवाइयाँ ना खाना, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये 3-4 मुख्य कारण हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है. तीन चीजें थी. एक तो लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं. दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है शुगर. ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इन 3 चीजों पर आदमी कंट्रोल कर ले तो कुछ ना कुछ रिजल्ट, काफी चांसेस हैं कि आपको हार्ट डिसीज प्रिवेंट हो जाएगा. बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि दर्शकों को आप क्या, ऐसा कौन सा फार्मूला, ऐसा कौन सा संदेश आपके पास है जो लोग दिल की बीमारियों से ग्रसित ना हो और वो फार्मूला अपना लें? फार्मूला है अच्छी डाइट
और नियमित रूप से कसरत करना। बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे एक्सप्रेस न्यूज भारत, और ये डॉक्टर्स जो हैं उनकी एक सबसे बड़ी बात, जो कॉमन बात निकल के आई है वो यही है कि लाइफ स्टाइल कंट्रोल करना है। और ऐसा नहीं, दिल की बीमारियों का इलाज है, मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, डॉक्टर्स के पास जाना है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप हेल्थ वाइज अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखें, अपना इलाज खुद करें, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखें। और दिनचर्या जो है, लाइफ स्टाइल, उसका सबसे मेन रोल आपकी बीमारियां, दिल की नहीं सारी बीमारियों में उसका बड़ा रोल होता है। गांव के लिए भी उन्होंने कहा है कि सुदूर गांव में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। हाँ, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपको सीधे डॉक्टर्स के पास जाना है। डिले करने का मतलब और बहुत अपने बीमारी को बढ़ाना है और ज़्यादा नुकसान होना है, ज़्यादा महंगा इलाज होना है। अगर आप अर्ली स्टेज पे हों तो आप शुरुआत में अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी जल्द खत्म हो जाएगी, कम इलाज करना पड़ेगा। देर से जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। और लाइफ स्टाइल, उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर लाइफ स्टाइल आपका ठीक होगा तो बहुत सारे जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो सारे के सारे अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। उम्मीद है दर्शकों आपको ये हमारा ये इतना बड़ा जो शो था, जानकारी थी जो हमने दी है, आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। और